हेलो स्टूडेंट। राज्य के कार्य प्रकृति के सिद्धांत हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राज्य की प्रकृति या कार्य के जो सिद्धांत लिए उसमें उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या की और समाजवादी सिद्धांत की व्याख्या की। और अब इस वीडियो में हम राज्य की प्रकृति या कार्य का मार्क्सवादी सिद्धांत लेंगे, लोक कल्याणकारी सिद्धांत लेंगे, अराजकतावादी सिद्धांत लेंगे और आदर्शवादी सिद्धांत लेंगे। राज्य का कार्य क्या होना चाहिए, राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इस विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है। पहली बात तो मैं बता दूं, राज्य की प्रकृति या कार्य का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स हैं। यह सिद्धांत राज्य को शोषण का एक यंत्र मानता है और ये सिद्धांत ये मानता है कि राज्य प्रारंभ में नहीं था, इतिहास की अवस्थाओं में शुरू में राज्य नहीं था। इसकी उत्पत्ति पूंजीपति वर्ग ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए की है और मजदूरों का शोषण करने के लिए की है। यह सिद्धांत ये मानकर चलता है कि जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा शोषित वर्ग, मजदूर वर्ग, जो सर्वहारा वर्ग है, वो सर्वहारा वर्ग एक दिन पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध विद्रोह करेगा, क्रांति करेगा और इससे पूंजीपति वर्ग का सफाया हो जाएगा और राज्य का अंत भी हो जाएगा और वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य मजदूरों का शोषण करने के लिए पूंजीपतियों की संस्था है। और लेनिन ने भी एक बात कही कि यदि राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी और यदि स्वतंत्रता होगी तो राज्य नहीं होगा। अर्थात कुल मिलाकर बात यह कि यह सिद्धांत राज्य की प्रकृति या कार्य जो मानता है वो पूंजीपति वर्ग के हितों की सुरक्षा करना मानता है, सर्वहारा मजदूर वर्ग का शोषण करना मानता है और ये कहता है कि राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। पूंजीपति वर्ग और राज्य को सर्वहारा वर्ग क्रांति के द्वारा समाप्त कर देगा और राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जो कि विकास की एक सर्वोच्च अवस्था होगी, ये मानकर चलता है। अब हम लेते हैं लोक कल्याणकारी सिद्धांत। राज्य की प्रकृति या कार्य का लोक कल्याणकारी सिद्धांत या लोक कल्याण की जो अवधारणा है उसकी हम बात करेंगे। और लोक कल्याण की जो अवधारणा है या लोक कल्याण का जो सिद्धांत है उसके समर्थक हैं ग्रीन, लॉस्की, आर.एच. टोनी। ग्रीन, लॉस्की, आर.एच. टोनी राज्य की प्रकृति या कार्य का जो ये सिद्धांत है वह व्यक्तिवाद मतलब पूर्ण स्वतंत्रता एवं समाजवाद लोक कल्याण के बीच समन्वय स्थापित करता है। लोक कल्याणकारी सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा की रक्षा पर भी बल देता है और साथ में वो लोक कल्याणकारी जनता का कल्याण करने, पिछड़े वर्गों का कल्याण करने पर बल देता है। अर्थात इसमें स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, समाजवाद भी है। ये लोक कल्याण है। ये सिद्धांत लोक कल्याण के साथ साथ व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने पर बल देता है। लोगों का कल्याण होना चाहिए, जनता का कल्याण होना चाहिए, साथ में व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ब्रिटेन में प्रकाशित विलियम बेवरीज रिपोर्ट 1942 से मानी जाती है, जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी और लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य बताए गए थे और लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य बताए गए थे। और विलियम बेवरीज रिपोर्ट 1942 में लोक कल्याणकारी राज्य के जो कुछ उद्देश्य बताए गए थे वो 5 महामारियों या बुराइयों का अंत करना या उनको मिटाना बताया गया था। और ये 5 जो बुराइयां थी, 5 महामारियां थी जिनको मिटाने की बात लोक कल्याणकारी राज्य करेगा, ये विलियम बेवरीज रिपोर्ट में कही गई थी। वो थी गरीबी, भूखमरी या अभाव, बीमारी, बेकारी या दरिद्रता और अज्ञानता। गरीबी को मिटाना, भूखमरी को मिटाना, बीमारी को मिटाना, बेकारी को मिटाना, अज्ञानता को मिटाना। जो राज्य इन बीमारियों को मिटाएगा, जो राज्य जनता का कल्याण करेगा, वही लोक कल्याणकारी राज्य होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी जो राज्य है वो समाजवादी अवधारणा पर स्थापित होता है। वर्तमान में हमारा राज्य लोक कल्याणकारी है और लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि वो जनता का कल्याण करे,
सभी का समान रूप से कल्याण करे, गरीब और पिछड़े वर्गों के कल्याण पर अधिक बल दे ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करे, साथ में समानता की स्थापना भी करे और जो व्यक्ति कमजोर है उसके लिए विशेष प्रयास करे। सबके लिए रोटी, सबके लिए भोजन, सबके लिए आवास, सबके लिए कपड़ा, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार, इन सब की व्यवस्था करने वाला राज्य लोक कल्याणकारी राज्य होता है। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी। अब अगला सिद्धांत है राज्य की प्रकृति या कार्य का अराजकतावादी सिद्धांत। अराजकतावाद के प्रतिपादक या समर्थक जो विद्वान है, कुछ महत्वपूर्ण विद्वान है जिनमें प्रूधो, बाकुनिन, क्रोपाटकिन, टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी है। अराजकतावाद के जो समर्थक या प्रतिपादक विद्वान है उनमें प्रूधो, बाकुनिन, क्रोपाटकिन, टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी है। बेसिकली अराजकतावाद की जो अवधारणा है वो क्या कहती है? वो राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानती है। अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य अनावश्यक भी है और राज्य बुराई भी है। राज्य आवश्यक संस्था नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह अनावश्यक है और ये बुराई भी है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य शक्ति एवं बल प्रयोग पर आधारित संस्था है, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। राज्य शक्ति एवं बल प्रयोग पर आधारित संस्था है, इसलिए राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। और ये जो अराजकतावादी सिद्धांत है वो राज्य को समाप्त करके स्वैच्छिक संघों के माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाने पर बल देता है। अर्थात अराजकतावादी विद्वान मानते हैं कि राज्य अनावश्यक है, ये बुराई है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये लोगों पर शक्ति और बल प्रयोग करने का साधन है, इसको समाप्त कर देना चाहिए और समाज में जो स्वैच्छिक संघ है वही समाज में व्यवस्था बना लेंगे। अतः राज्य का कोई कार्य नहीं है, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्य अनावश्यक है और बुराई भी है। ये कहता है राज्य की प्रकृति या कार्य का अराजकतावादी सिद्धांत। और अंतिम सिद्धांत है आदर्शवादी सिद्धांत। राज्य की प्रकृति या कार्य का जो आदर्शवादी सिद्धांत है उसके कुछ समर्थक विद्वान है प्रमुख, उनमें प्लेटो भी है, रूसो भी है, कांट भी है और हीगल भी है। हीगल भी है। रूसो, प्लेटो, रूसो, कांट और हीगल, यह जो सिद्धांत आदर्शवादी वो राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है आदर्शवादी सिद्धांत, और कहता है कि राज्य आदर्शों एवं मूल्यों की स्थापना करता है। वो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है और ये राज्य जो है, जो कि नैतिक संस्था है, वो समाज में आदर्शों की स्थापना करता है, मूल्यों की स्थापना करता है। हीगल ने तो राज्य को एक आदर्शवादी संस्था माना, हीगल ने राज्य को एक दैवीय संस्था माना तथा सर्वशक्तिमान और निरंकुश संस्था माना। तो आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को आदर्शवादी संस्था मानता है, दैवीय संस्था भी मानता है, राज्य का कार्य नैतिकता पर बल देना, समाज में मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करना मानता है। यह एक और सिद्धांत है, लास्ट सिद्धांत, इसमें और जोड़ूंगा मैं, राज्य की प्रकृति या कार्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत। व्यक्तिवाद और उदारवाद दोनों आपस में मिले हुए एक तरह से। जो उदारवाद कहता है वही व्यक्तिवाद कहता है, अर्थात उदारवाद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है और व्यक्तिवाद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। राज्य की प्रकृति या कार्य का जो व्यक्तिवादी सिद्धांत है उसके जो समर्थक विद्वान है, मुख्य समर्थक या प्रतिपादक विद्वान है, वो है जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। ये सारे के सारे वो विद्वान हैं जो उदारवाद या प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद में आते हैं। चाहे जॉन लॉक की बात करें, चाहे एडम स्मिथ की बात करें, चाहे जे.एस. मिल की बात करें, चाहे हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, ये सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। राज्य की प्रकृति या कार्य का जो व्यक्तिवादी सिद्धांत है वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, अर्थात राज्य बुराई है लेकिन आवश्यक है, इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। यह आवश्यक संस्था है लेकिन बुराई है। क्यों बुराई? क्यों आवश्यक? तो इसलिए क्योंकि राज्य के बिना समाज में बाहरी आक्रमणों से रक्षा नहीं हो सकती,
लेकिन अनावश्यक इसलिए कि यह व्यक्ति की सत्ता में बाधा उत्पन्न करता है, बुराई इसलिए है। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है तथा साथ में आंतरिक शांति, न्याय की स्थापना एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना है। राज्य का जो व्यक्तिवादी सिद्धांत तो कहता है कि राज्य का जो कार्य है वो व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करना नहीं है, समानता की स्थापना करना नहीं है। राज्य का कार्य तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, साथ में आंतरिक शांति की स्थापना करना है, न्याय की स्थापना करना है और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना है। ये राज्य का कार्य मानता है व्यक्तिवादी सिद्धांत, और राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। अर्थात राज्य आवश्यक है लेकिन बुराई है। अराजकतावादी जो है वो राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। राज्य अनावश्यक भी है और बुराई है, लेकिन व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य आवश्यक है लेकिन बुराई है, ये मानकर चलते हैं। तो राज्य की प्रकृति या कार्य के ये 7 सिद्धांतों की व्याख्या मैंने इसमें की, और इसी के साथ ये राज्य का जो टॉपिक हमने लिया था, इसमें राज्य के बारे में सबसे पहले राज्य से जुड़े हुए जितने भी विद्वान हैं, राजनीति विज्ञान के पाश्चात्य विद्वान हैं, उन सब के विचार, उनके मत हमने देखे थे। राज्य के लक्षण हमने देखे थे, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत सारे हमने देखे हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद राज्य की प्रकृति एवं कार्यों के सारे सिद्धांत देखे हैं, और इन सब का विस्तार से वर्णन मैंने अपने इन 5-6 वीडियोज़ में किया है इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ये आपके समझ में आया होगा। और अब इसके बाद ये टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक जो हम लेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, संप्रभुता, सोरंटी का जो टॉपिक है, संप्रभुता का, सोरंटी, प्रभुता या सर्वोच्चता का, वो टॉपिक हम लेंगे अगले वीडियो में।